Good evening, everybody. This is Pawan Agrawal from Investguru, and I welcome you all in today's online meeting. We have Investguru, our team members who are also there, and esteemed guests. This is a very interesting time as we are into the festive, duration of Navratri. और आप सभी को मैं नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के साथ ये हमारा फेस्टिवल अभी फिनिश होगा और उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग ये नवरात्रि के साथ होगी तो प्रोबेबली हमें अगला साल और आने वाला टाइम हमारे लिए अच्छी खबर और अच्छी वातावरण, अच्छा माहौल लेकर आएगा। एंड विद दैट आई स्टार्ट today's meeting, and the topic that we have chosen is very relevant and very timely because lot of regulatory changes are happening in the mutual fund space, and we thought that this is the right time to actually share whatever is happening with our investors, and also some taxation changes that have happened in debt funds or debt oriented funds. तो रेगुलेटरी चेंजेस जो हो रहे हैं और इफेक्टिव 1 अप्रैल से हो जाएंगे अभी 1 अप्रैल 23 से, और जो टैक्सेशन के चेंजेस 1 अप्रैल 23 से होंगे और उसका इम्पैक्ट किस तरह के फंड्स पे आएगा, किस तरह से इन्वेस्टर्स का जो पास्ट में प्लानिंग रही है और फ्यूचर में यदि वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह से वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी या चेंज डिमांड करेगी. So we will discuss that quickly. We will also take the last 1.5 years of market performance, जो market का जो zero या negative return का जो period है पिछला 1.5 साल का, उसके बारे में हम discuss करेंगे, and how we see the next 1, 2, 3 years in the market that we will discuss, and then we will take the question answers from everybody. So we'll start with the changes in the regulations and the taxation. If somebody can confirm slide regulatory changes की, तनिषा दिख रही है अभी सिस्टम पर सभी को? Can anybody confirm कि slide दिख रही है आप सभी लोगों को? सर दिख रही है. Okay, right, thank you. So we start with, because there are regulatory changes are many, we will start with the tax first basically. So all the investors may be aware that right now we have two kinds of mutual funds investments. एक जिसको हम equity based investments बोलते हैं और एक जिसको हम non equity या generally हम debt based investments बोलते हैं. Debt based investments मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लिक्विड फंड, क्रेडिट रिस्क फंड, ड्यूरेशन फंड, गिल्ड फंड. तो जो हम सेफ्टी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं वो नॉर्मली डेट फंड्स में करते हैं, और जो ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियोज है वो इक्विटी ओरिएंटेड करते हैं, जिसमें इक्विटी सेविंग्स, हाइब्रिड, बैलेंस्ड एडवांटेज, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, सेक्टर फंड्स, ये सारे फंड्स आते हैं. एंड देयर इज वन थर्ड equity oriented category which is the international funds, जिनमें इन्वेस्टमेंट एक्विटीज में होता है, बट उनका जो टैक्सेशन अभी तक वो डेट की तरह एप्लीकेबल होता है. तो जो टैक्सेशन चेंज है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए, और जो टैक्सेशन चेंज है वो ये है कि अभी तक जो डेट फंड्स थे उनमें जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का पीरियड था वो 3 इयर्स था, और 3 इयर्स के बाद उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते थे, और 3 इयर्स के बाद जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता था तो इंडेक्सेशन के बाद, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो इंक्रीमेंटल गेन होता था उसके ऊपर 20% टैक्स होता था. लेकिन अब जो भी म्यूचुअल फंड्स 1 अप्रैल से जो इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से होंगे डेट बेस्ड या नॉन इक्विटी फंड्स में, जिनमें भी 35% इंडियन इक्विटी तक ही होगा या उससे कम होगा, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा उनका गेन. और ये बिल्कुल उस तरह से वर्क करेगा जैसे बैंक एफडी या कॉर्पोरेट एफडी का इंटरेस्ट या पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट वर्क करता है. मतलब
जिन फंड्स में 35% इक्विटी से कम होगा, इंडियन इक्विटी से कम होगा, वो सारे जो गेन्स हैं वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में ही काउंट होंगे। तो उसके गेन्स हमेशा इंडिविजुअल की इनकम में ऐड होंगे। यदि इंडिविजुअल जीरो टैक्स ब्रैकेट में है तो उसका जीरो टैक्स लगेगा। यदि इंडिविजुअल 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो उस गेन के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अभी ये जो 30% टैक्स या जिस स्लैब में भी इंडिविजुअल फॉल करता है, वो जो टैक्स लगता था वो अप टू 3 years ऑफ इन्वेस्टमेंट पर ही लगता था। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट 3 years का हो या 5 years का हो या 10 years का हो या 1 year का हो, जो भी गेन्स होंगे वो इन्वेस्टर की इनकम में ऐड होंगे, और जो टैक्स का स्लैब इन्वेस्टर का बनता है उस स्लैब के हिसाब से टैक्सेशन बनेगा। तो जो हाई टैक्स ब्रैकेट इन्वेस्टर्स हैं, लाइक 20-30% में जो आते हैं, उनके लिए ये एक एडिशनल टैक्स के फॉर्म में इन डेट फंड्स में इन्वेस्टर के लिए हो जाएगा। और फंड्स की डेफिनेशन है, जो फंड्स जिनमें इंडियन इक्विटी 35% तक है। 35% से ऊपर है तो उसका डिफरेंट टैक्सेशन होगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 35% टैक्स तक है तो इंडियन इक्विटी है, तो वो फिर टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल इनकम। जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है जो पहले 3 साल होल्ड करने पर मिलता था, वो अब इसमें एक तरह से स्क्रैप हो गया है, वो अब हमें नहीं मिलेगा। एक चीज क्लियर करनी है कि जो इन्वेस्टमेंट्स 31 मार्च अभी 23 तक होंगे, उनमें जो पुराने टैक्स लॉज हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल से होगा उसके अंदर ये न्यू टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा। तो पुराने इन्वेस्टर्स के लिए या पुराने पोर्टफोलियोज के ऊपर नए टैक्स के रूल का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो नया इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर ही इम्पैक्ट आएगा। तो अभी तक जैसे टैक्सेशन दो कैटेगरी में होता था, एक इक्विटी फंड्स होता था और एक नॉन इक्विटी होता था। लेकिन अब ये 35% का क्लॉज जो टैक्सेशन में आया है, उससे एक तरह से 3 टैक्स की कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स में बन गई है। पहली कैटेगरी जैसे दिखाई दी है इक्विटी फंड्स है। जैसे पहले होता था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी फंड्स में विद इन 1 year माने जाते हैं, वो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी फंड्स में, वो आफ्टर 1 year होता है। उसमें 1 लाख रुपए तक का जो गेन है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्सेबल नहीं होता है। जो इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा गेन है ओवर एंड अबव 1 लाख किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है। तो इक्विटी फंड का टैक्सेशन तो जो पहले था वो ही 1 अप्रैल के बाद रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं। अब आते हैं हम नॉन इक्विटी कैटेगरी के ऊपर। उसमें पहले एक ही टैक्सेशन होता था कि इक्विटी जिसमें भी 35% से कम है तो वो डेट फंड माना जाता था। और उस तरह के फंड में जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 3 साल तक शॉर्ट टर्म और 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म विद इंडेक्सेशन माना जाता था। लेकिन अब नॉन इक्विटी फंड में एक तरह से टैक्सेशन की दो कैटेगरी हो गई। मिडिल जो रो दिखाई हुई, कॉलम दिखाया हुआ है कि 35% से तो ज्यादा इक्विटी है इंडियन इक्विटी, लेकिन 65% से कम इक्विटी है। तो उस केस में जो अभी तक टैक्सेशन का रूल था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अप टू 3 years और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बियॉन्ड 3 years, वो अभी भी एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन यदि इंडियन इक्विटी 35% से कम है तो नया टैक्स रूल एप्लीकेबल होगा। तो एक इक्विटी का टैक्सेशन है, एक नया वाला डेट का टैक्सेशन है, और एक पुराना वाला डेट का टैक्सेशन है। तीनों टैक्सेशन चलेंगे, लेकिन वो डिफाइन होगा कि फंड के अंदर इंडियन इक्विटी कितना है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अ, जो एक तरह से फर्क पड़ा है, जैसे अभी तक जो लोग डेट में इन्वेस्ट करते हैं और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो इन्वेस्टर्स लेते हैं लॉन्ग टर्म करके, तो सेकंड और जो थर्ड कॉलम है जो नॉन इक्विटी फंड्स का कॉलम है, उसमें ये कैलकुलेट करके शो करने की कोशिश की गई है कि टैक्सेशन का रिटर्न के ऊपर और वैल्यू के ऊपर किस तरह से इन्वेस्टर के ऊपर फर्क आएगा। तो एक ऑप्शन लिया हुआ है कि यदि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम लेस देन 35% एंटी इन इक्विटी
और मोर देन 35 बट ग्रेटर देन 35 बट लेस देन 65 में करते हैं, दोनों में 1-1 करोड़ रुपए। ये आप सेकंड और थर्ड कॉलम देखिएगा। पीरियड यदि 3-3 साल है, रेट ऑफ रिटर्न दोनों का हमने सेम एज्यूम किया 7.5%, तो वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स दोनों में 1.24 करोड़ के करीब बनेगी। दोनों में प्रॉफिट प्री टैक्स हुआ से 24 लाख का, 22,000 जो इसमें एडिशनल है। अब क्योंकि ग्रेटर देन 35 और लेसर देन 65 वाला इंडेक्स हो सकता है, और हमने एज्यूम किया है कि यदि 6% इन्फ्लेशन रेट है, तो इंडेक्स कॉस्ट जो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था उसकी 1,19 करोड़ हो गई। और जो थर्ड ऑप्शन है जो लेस देन 35% इक्विटी है, जब नया टैक्स रूल आ जाएगा तो नए इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका इंडेक्सेशन नहीं होगा। उसकी जो इंडेक्स कॉस्ट है वो एक तरह से ओरिजिनल कॉस्ट 1 करोड़ ही मानी जाएगी। तो इससे ये फर्क होगा इंडेक्सेशन का कि जो जो मिडिल वाला कॉलम है जिसमें पहले वाला टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा, उसमें जो पोस्ट इंडेक्सेशन प्रॉफिट है वो 5 लाख का होगा, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें पूरा 24 लाख का प्रॉफिट माना जाएगा। टैक्स रेट इंडेक्सेशन के बाद 20% लगेगा, तो जो टैक्स अमाउंट है वो 1 लाख होगा सेकंड वाले ऑप्शन में। और क्योंकि ये एज्यूम करते हुए कि इन्वेस्टर यदि 30% ब्रैकेट में है, तो उसका जो टैक्स अमाउंट आएगा थर्ड वाले कॉलम में 24 लाख का, वो 7,26,000 आएगा। तो पोस्ट टैक्स जो वैल्यू है, यदि हम टैक्स पे कर देते हैं दोनों ऑप्शन में, तो मिडिल वाले ऑप्शन में पोस्ट टैक्स वैल्यू 1,23,00,000 रहेगी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है जो अब किक स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, उसके अंदर इन्वेस्टर की टैक्स देने के बाद वैल्यू 1,16,00,000 बचेगी। यदि आप रेट ऑफ रिटर्न देखें तो पोस्ट टैक्स सेकंड ऑप्शन में 7.2% रहेगा। ओरिजिनली 7.5 था, टैक्स देने के बाद 7.2 हुआ। थर्ड ऑप्शन में ओरिजिनली 7.5 था, लेकिन आफ्टर टैक्स देने के बाद वो 5.36 रह जाएगा। तो जिन फंड्स में लेस देन 35% एनबीएन इक्विटी होगा, उसमें जो अभी टैक्स का बेनिफिट मिलता था ओवर एंड अबव बैंक एफडीज एक्सेट्रा, वो एडवांटेज अब इन फंड्स में नहीं होगा। एडवांटेज अभी भी उन्हीं फंड्स में रहेगा जिनमें इंडियन इक्विटी मोर देन 35% होती है, यदि है उन फंड्स के अंदर तो। और इक्विटी फंड्स का टैक्सेशन सेम रहता है, तो उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यदि कोई क्वेश्चन होगा तो वील टेक अप दैट। तो कौन कौन सी कैटेगरीज जो फंड्स की है वो अफेक्ट होंगी? सारे प्योर डेट फंड्स अफेक्ट होंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स जिनके अंदर नॉर्मली 10, 15, 20% इक्विटी होती है और बाकी उनके अंदर डेट होता है, वो अफेक्ट होंगे। इंटरनेशनल फंड्स भले ही वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, वो सारे अफेक्ट होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स का टैक्सेशन डेट फंड्स का माना जाता है। और क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल फंड्स में एज ऑफ नाउ इंडियन इक्विटीज नहीं है, इसलिए वो डेट फंड्स का टैक्सेशन में आएगा, और जो नया डेट फंड का टैक्सेशन है उसी में उनको काउंट किया जाएगा। गोल्ड फंड्स, गोल्ड फंड ऑफ फंड्स, जो म्यूचुअल फंड्स में गोल्ड फंड्स होते हैं, उनमें भी जो नया वाला डेट का टैक्सेशन है जो विदाउट इंडेक्सेशन है वो एप्लीकेबल होगा। कुछ फंड्स हाइब्रिड फंड्स जिनके अंदर 35% से 65% के बीच में इक्विटी होगा, वो अभी भी पुराने डेट का जो टैक्सेशन था फंड्स का, उसी में अभी वो फॉल करेंगे, तो वो इम्पैक्ट नहीं होंगे। ये 4 कैटेगरी के फंड्स इम्पैक्ट होंगे, और ये 4 कैटेगरी के फंड्स भी जो 1 अप्रैल के बाद इन्वेस्टमेंट होगा वही इम्पैक्ट होगा। जो पुराना इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उस पर नए टैक्स का इम्पैक्ट नहीं आएगा। आफ्टर टैक्सेशन ये एक टैक्सेशन चेंज था। देयर आर सम रेगुलेटरी चेंजेस, इससे रिलेटेड कुछ मैसेजेस ऑलरेडी व्हाट्सएप हमारे ऑफिस की तरफ से आपको मिले होंगे रिगार्डिंग नॉमिनेशन वेरिफिकेशन एंड पैन एंड आधार लिंकिंग एक्सेट्रा। तो हम एक एक करके इसको लेते हैं। स्पेशली इसमें जो प्रोमिनेंटली इम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेशन एंड नॉमिनेशन वेरिफिकेशन है। तो there are, or in all the folios in mutual funds, either there is a nomination or there is no nomination as of now. तो जो विदाउट नॉमिनेशन फोलियोज हैं
जैसे नॉर्मली काफी जॉइंट होल्डिंग्स पे फोलियोज है पुराने जिनमें नॉमिनेशन नहीं है, अ, या बहुत पुराने फोलियोज है किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया था उस टाइम पर। तो जो विदाउट नॉमिनेशन फोलियोज है उसमें सेबी दो ऑप्शन दे रहा है इन्वेस्टर को, कि इन्वेस्टर ये डिक्लेरेशन दे विच इज अ विद ऑप्ट आउट, मतलब मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूँ कि मुझे नॉमिनेशन नहीं चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो मुझे वो एक तरह से अपना इंटीमेट करना होगा थ्रू अ फॉर्म और थ्रू ऑनलाइन फॉर्म और फिजिकल फॉर्म कि आई डो नॉट वांट एनी नॉमिनेशन। तो जो फोलियोज विदाउट नॉमिनेशन है और जिसमें इन्वेस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि उसको नॉमिनेशन नहीं चाहिए, उन फोलियोज के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा 1 अप्रैल से। उन फोलियोज में कोई भी ट्रांजेक्शन, भले ही वो परचेज का हो, एसआईपी हो, एसटीपी हो, विड्रॉल हो, रिडेम्पशन हो, वो सारे फोलियोज एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। जिन फोलियोज में नॉमिनेशन नहीं है और जिसमें इन्वेस्टर का डिक्लेरेशन भी नहीं है अभी कि मुझे नॉमिनेशन नहीं चाहिए, मतलब अभी इन्वेस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ ये देखा है कि फोलियो मतलब फोलियो में नॉमिनेशन नहीं है, उन सारे फोलियोज में परचेज एसआईपी एसटीपी अलाउड होगा, लेकिन एसटीपी नहीं होगा टेक्निकली। परचेज और एसआईपी अलाउड होगा, बट उनके अंदर रिडेम्पशन या सिस्टमेटिक विड्रॉल या एसटीपी ये अलाउड नहीं होगा। मतलब जो फोलियो विदाउट नॉमिनेशन है और जिनमें ऑप्ट आउट हमने चूज नहीं किया है, उसमें से हम पैसा निकाल नहीं पाएंगे। हम पैसा उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं पाएंगे। पैसा निकालने के लिए या एसटीपी एसडब्ल्यूपी करने के लिए या रिटेंशन करने के लिए हमें उनमें या तो नॉमिनेशन अपडेट कराना होगा या हमें नॉमिनेशन ऑप्ट आउट करना है, हमें ये अपडेट कराना होगा, उसके बाद ही हम उसका रिटेंशन कर पाएंगे। फिर फोलियो होते हैं विद नॉमिनेशन वाले। तो जो फोलियोज फिजिकल नॉमिनेशन मतलब फिजिकल फॉर्म से बने हैं पास्ट में या मतलब करेंटली जो भी फिजिकल फॉर्म से नॉमिनेशन गए हैं, उनके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो है 1 अप्रैल से। उसमें हम परचेज, रिडेम्पशन, एसआईपी, एसटीपी हम कुछ भी उसमें इनिशिएट कर सकते हैं और जो ऑलरेडी चल रही हैं वो चलती रहेंगी। फोलियोज जो ऑनलाइन क्रिएट हुए जिनमें ऑनलाइन नॉमिनेशन हुआ और यदि हमने उसको बाद में दोबारा वेरीफाई किया हुआ है ऑनलाइन लिंक से, तो भी उनके साथ उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जो ट्रांजेक्शन जैसे पहले चल रहे थे वैसे ही आगे चलेंगे। लेकिन थर्ड, जिसमें फोलियोज ऑनलाइन नॉमिनेशन से बने लेकिन नॉमिनेशन अभी वेरीफाइड नहीं है, उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होंगे, केवल फिजिकल ट्रांजेक्शन उनमें अलाउ होंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फिर से स्टार्ट करने के लिए उसमें हमें ऑनलाइन नॉमिनी वेरीफाई हमें करना होगा। तो इसेंशियली फर्स्ट इशू उन फोलियोज के साथ आएगा जिन फोलियोज में नॉमिनेशन नहीं है और जिनमें हमने ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी चूज नहीं किया है। जो एग्जिस्टिंग एसटीपी या एसडब्ल्यूपी है उन फोलियोज में, वो भी अभी रुक जाएंगी 1 अप्रैल से। लेकिन जिन फोलियोज पे नॉमिनेशन है उसमें नॉमिनेशन है या नॉमिनेशन वेरीफाइड है, उनमें कोई इशू नहीं होगा। जो ऑनलाइन नॉमिनेशन हुए हैं उनको वेरीफाई करके ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उनमें अलाउ हो पाएंगे, फिजिकल ट्रांजेक्शन उसमें हो सकते हैं। जो ऑनलाइन नॉमिनेशन से जो एग्जिस्टिंग फोलियोज हैं अभी, उनमें जैसे फिजिकल तो एसआईपी, एसटीपी, रिडेम्पशन, परचेज सभी अलाउ होगा। जो यदि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो एज ऑफ इंफॉर्मेशन ये है कि कोई ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं होगा। अभी इस पर प्रोबेबली 3-4 दिन में क्लैरिटी आएगी कि जो एग्जिस्टिंग फोलियोज हैं विद नॉमिनेशन, ऑनलाइन नॉमिनेशन लेकिन वेरीफाइड नहीं है, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये अभी क्लियर नहीं है रजिस्ट्रार के थ्रू। ये 2-3 दिन में क्लियर होगा एंड देन वी विल इंटीमेट अकॉर्डिंगली। एक जो प्रोबेबली 2-3 साल से ऑलरेडी चल रहा है वो लिंकिंग ऑफ पैन कार्ड एंड आधार है। और एक उससे रिलेटेड, हालांकि हमारे इन्वेस्टर्स के फोलियोज उस तरह के अवेलेबल नहीं है, हमने चेक किए हैं, बट फिर भी फॉर योर इंफॉर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम पैन एंड आधार लिंकिंग देयर आर सम फोलियोज विच मे बी विदाउट पैन और विदाउट माइक्रो केवाईसी, जिसको पीई के आर एन बोलते हैं। तो यदि किसी भी फोलियो में पैन और पीई के आर एन अपडेटेड नहीं है
तो वो फोलियो फ्रीज हो जाएंगे फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। उन फोलियोज में यदि कोई एसआईपी चल भी रही है तो वो भी अप्रैल से ऑटो डेबिट नहीं होगी। कोई भी ट्रांजेक्शन फर्दर होने के लिए उन फोलियोज में या माइक्रो केवाईसी उसमें अपडेट करानी होगी, तभी वो एक्टिव होंगे। लिंकिंग ऑफ पैन एंड विद आधार, ये काफी टाइम से ये इशू चल रहा है। काफी इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी दे हैव इंटिमेटेड दैट दे हैव लिंक्ड द पैन एंड आधार। तो जिनकी पैन और आधार की लिंकिंग हो चुकी है रेजिडेंट्स की, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन यदि पैन और आधार की यदि लिंकिंग नहीं है तो वो फोलियोज भी किसी और ट्रांजेक्शन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे आफ्टर 1 अप्रैल। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स या एग्जिस्टिंग फोलियोज में भी कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें पैन और आधार को लिंक मैंडेटरीली कराना ही होगा। इससे रिलेटेड लिंक भी मैसेज की हुई है कि यदि पैन और आधार किसी का लिंक नहीं है तो वो उसको कर सकता है ऑनलाइन। और यदि आपको ये याद नहीं है इन्वेस्टर को और कंफर्म करना चाहते हैं कि ये लिंक है या नहीं है, तो सेम लिंक को आप यूज करके चेक भी कर सकते हैं। सेम लिंक पर अपडेशन और चेकिंग दोनों हो जाती है। ये रेजिडेंट्स के लिए है। एनआरआईज के लिए टेक्निकली आधार और पैन लिंक करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सिस्टम को ये पता सिर्फ आईटी पोर्टल से ही चलता है, इनकम टैक्स के पोर्टल से, जहां क्लाइंट का प्रोफाइल बना होता है, कि क्लाइंट के प्रोफाइल में उसका जो स्टेटस है वो एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट अपडेटेड है या रेजिडेंट इंडियन अपडेटेड है। तो जितने भी एनआरआईज हैं वो यदि उनका पैन और आधार लिंक्ड है ऑलरेडी, उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यदि एनआरआई का किसी का भी पैन और आधार लिंक्ड नहीं है या किसी के पास आधार नहीं है, तो सिस्टम को ये बताने के लिए कि वो एनआरआई हैं, उनको अपना प्रोफाइल में स्टेटस अपडेट एज नॉन रेजिडेंट कर लेना चाहिए ऑन द आईटी पोर्टल। आईटी इनकम टैक्स 2.0 यदि आप गूगल करेंगे तो जो इनकम टैक्स पोर्टल आता है उसमें आप अपना लॉगिन क्रिएट करके आप अपने प्रोफाइल में देयर इज अ इन द प्रोफाइल सेक्शन देयर इज अ एडिट बटन। उस एडिट बटन को आप दबाएंगे तो वो आपके पासपोर्ट नंबर और आपकी आप एनआरआई हैं या जो भी रेजिडेंट है वो आपसे पूछता है। उसमें आप अपने आप को नॉन रेजिडेंट अपडेट करके उस प्रोफाइल में सेव कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स रजिस्ट्रार्स जब ये चेक करेंगे कि पैन और आधार लिंक है या नहीं, तो वो इनकम टैक्स पोर्टल से जब चेक करेंगे तो उनको ये मिलेगा एनआरआईज के लिए कि ये पैन नॉन रेजिडेंट का है, ये आईटी पोर्टल पे अपडेटेड है, तो फिर उनके फोलियोज को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि एनआरआई ने अपना स्टेटस अपडेट अपने आईटी पोर्टल पर नहीं किया हुआ है, उसका स्टेटस यदि रेजिडेंट आ रहा है, तो और उसने आधार उसके पास यदि नहीं है या और यदि है और उसने अपडेट नहीं किया हुआ है, लिंक नहीं किया हुआ है, तो उस केस में उसके फोलियोज फ्रीज हो जाएंगे किसी भी फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए। तो सभी एनआरआई हमारे इन्वेस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि आप या तो आधार लिंकों को आप कंफर्म कर लीजिए थ्रू द लिंक गिवन, और या फिर आप अपने लॉगिन क्रिएट करके आईटी पोर्टल पर अपना रेजिडेंसी स्टेटस अपडेट कर लीजिए। If either of these two are there, then there will be no problem with the transactions in the existing folios. With this, right now, I have covered the regulations which are coming, and we believe that all investors on their own also will take care of them. We as a company are looking at all the cases for nomination, जहाँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिफरेंट मतलब ऑलरेडी कैप्चर्ड नहीं है, तो आवर टीम इज गेटिंग इन टच विद इन्वेस्टर्स फॉर अपडेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी और रीचेकिंग ऑफ द नॉमिनी, and wherever it is not available they are already getting in touch. तो यदि आपके फोलियोज में नॉमिनेशन नहीं होगा तो you will be listening from us, and otherwise if the nominations are there then it is good and then there is no issue. We will also write a mail, Tanisha, we will note down that we will also write a mail to all the investors where all the nominations are up to date so that everybody is aware कि मेरे nominations update है और I don't have to do anything.
and we shall send this mail on Monday itself. And if anybody doesn't receive the mail on Monday, then please contact us. We'll also be contacting you. But either way, you are also requested to contact us in case you don't get any mail on Monday, by Monday afternoon or evening. Uh, if you don't get a mail, it means the nominations are not completed. Or we'll put a mail where it will say that, in the folio, in these folios, this is the issue, and then we can talk again and get it done. So this is a crucial regulation regarding nomination, and though already 90-95% of the nominations are already accurate in our system, but whatever is not there, we will get it done before 31st. Coming to market outlook and investment opportunities, as we have seen in last 1.5 years, a lot of investors who joined in last 1.5-2 years or so have seen very marginal positive, maybe 1 or 2%, or marginal negative return, maybe 1 or 2-3%. Investors who have joined in last 1 year or so, some of them are even seeing like 3-4% of negative returns. And just to understand of why this has happened and how we see, what may happen as per what the data is showing us. So just for a understanding purpose, if we look at the market on 1st October 21 and now 24th March 23, matlab in last 18 months, if we see, market from 58,700 has actually come to 57,527 as per today. I mean, 24th days date value. So the Sensex itself is down -2%. If we look at the BSE mid cap, in the same 18-month period, it is down -6%. And if we look at small cap in the same period, it is actually down -5%. So in last 1.5 years, market has been range bound with actually a negative bias. If you look that the market is down from a large cap to -2 to a small cap which is -5. So 2 से 5%, 6% यदि market down रहा है with a negative bias, this is what is reflecting in all the investments which have been done in last 1.5 years or so. तो जो portfolios है, we understand the pain of those investors जहाँ पे returns या तो negative है या कम है. And because of this, actually even the existing investors जिनका suppose यदि portfolio return पहले 12-13% दिख रहा होगा, तो शायद आज उसका return 8-9-10% दिख रहा होगा. So that return has definitely even the past return, if it was positive and if it was satisfactory, वो return भी over the period because of this market downturn has reduced. But do we see that this will continue? या past में जो historically जो market का movement है, क्या वो एक बार ऐसा होता है तो वो क्या permanently ऐसा ही बने रहता है? So my answer is no, and we will show it with data. So 18 months back, ये slide का जो ऊपर का portion है वो हम पहले भी presentation में use कर चुके हैं, और सिर्फ इसमें blue जो grade है वो मैंने अभी add की है. तो 18 months back, if you look at कि जो BSE Sensex की value थी वो 59,000, मतलब October 1st October 2021, 1.5 साल पहले, index की value was Sensex की 59,000, mid cap was 25,000, small cap was 29,000. And in that 21-22, as per the fair value matrix, how we calculate the fair value of the market components, तो वो 48,000, 18,000 and 20,000 थी as per the first grade. So there was a probable downside of 18, 27, 28%. And if the investors will remember, at that time, like in September, October 21, we were in that period, we have done a lot of equity savings, balanced advantage fund investment, hybrid investment, and the lump sum investments were happening at that time in through STP mode only. There was hardly any lump sum which was put directly to equity funds because of that probable downside, which may have come or may not have come, but as per the valuation, that was what was visible. Today, as we see as the market, which is in the green grade, fair value for 22-23 this financial year, like till this 31st March, is 56,000, 22,000, and 24,400 for small cap, Sensex, mid cap, and small cap.
Today, the value of Sensex, if you see the actual current value, it is 57, mid cap is 23, and small cap is 26,700. So how the data shows the market is that what kind of probable downside is there from these valuations of the market, which was 18%, 27, 29, 18 months back. Today it is 2.5, 6.8, and 8.8 kind of percent. Now, when we say probable downside, the data doesn't say that whether it will happen or not, or only this much happen. This is a market linked product. And as a disclaimer, we can't guarantee any return. We can only see the probable upside or downside depending upon the past data, but it is no guarantee. So today, what data is showing is that there is a very, very low probable downside in the market till 31st March. And when we go forward, okay, that now if this is the downside, which is okay. But if we look at what the data suggests us for the next 3 years, is that the fair value of Sensex, which the valuation metric shows for 25-26 financial year, which means like 31st March 2026, 3 years from now, the Sensex value at 82,000, mid cap at 33, and small cap value at 38,000. Now today value as shown there is 57, 23, and 26,000 for all three. So probable upside from here for the index themselves is between 43 and 45%. So if today the current value of my portfolio is say 1 crore or 1 lakh rupee, what we see is that from the data, the probable upside of this 1 lakh would be to 1,45,000. This is the kind of upside we see in the market in the next 3 years. Now, if the question is what happens in the next 6 months, really we don't know. What happens in the next 1 year? Definitely, data throws that the market can have valuation which is almost maybe 10 to 12% upside from these levels in next 1 year. Again, it is no guarantee. It is the historical data and how the market trends have fared. So in 1 year we see 10 to 12% upside. In 2 years we see around 25-26% upside, and this upside of around 43-45% in the next 3 years from the current levels. So if you look at 3-year opportunity, now these returns of in the blue grade, which are like 43, 40-45% of probable upside, these are for the indexes, which is like BSE, Sensex, mid cap or small cap. But mutual funds in general tend to outperform the indexes, especially the mid cap and the small cap indexes. So historically, we have seen that the mid cap funds outperform the mid cap index by 1.5-2% every year, and BSE small cap funds outperform the small cap index by around 3-4% every year. In fact, the better ones can sometimes outperform by even 5% per annum. So assuming that there may be probably no alpha in the large cap funds, some alpha in mid cap, and some reasonable alpha in small cap funds in next 3 years, we see that the opportunity in Sensex or the large cap funds may be 43% absolute, which can be 12-13% per annum. In mid cap, maybe 48-50%, which could be 13-15% per annum. And small cap valuations, from the historic perspective, looks very attractive. They are not very cheap, but they are good point to invest. So we see that from the data given, there may be a 55-60% upside in the small cap funds, which means a growth of 14-16% per annum from current levels. But these kind of returns may not be linear, and there could be a volatility, especially in the next 6 to 9 months. So if you have seen our earlier presentations or you attended these online meetings, earlier this volatility we had shown to around 12 to 18 months. Now, as 6 months have passed since we showed that slide, now we see that the volatility may last for 6 to 9 months from the current levels.
earlier this period was higher, but as the markets have gone down, this volatility period also has reduced, and there is also time correction that has happened over last 6 months. If if we just want to understand कि ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कभी होता है, मतलब पास्ट में ऐसा हुआ है, तो आई जस्ट टेकन वन एग्जांपल राइट नाउ, दो इट हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी टाइम, बट still I've taken one example कि 2019 दिसंबर में, फॉर सबसे पहले मैं फर्स्ट ग्रिड की बात करता हूँ सेंसेक्स की, कि 2019 में उसकी जो इंडेक्स की फेयर वैल्यू थी एज पर आवर वैल्यूएशन मैट्रिक्स वाज 41,4118, जो ईयर फेयर वैल्यू के कॉलम में शो किया हुआ है। उस टाइम पे जो मार्केट का वैल्यू था, एक्चुअल वैल्यू 38 दिसंबर को वो 41,558 था। आज 24, मतलब लार्ज कैप की वैल्यूएशन 38 दिसंबर 19 को वही थी जो आज वैल्यूएशन मार्केट की है, इन टर्म्स ऑफ कि मार्केट कितना कॉस्टली है या कितना चीप है। तो फेयर वैल्यू से मार्केट, जैसे आज फेयर वैल्यू के अराउंड मार्केट है, उसी टाइम उस टाइम भी उस साल की फेयर वैल्यू के अराउंड मार्केट था। तो आज 24 मार्च को मार्केट हैज बिकम 57,000। तो जो सेंसेक्स का रिटर्न है इस पीरियड में है वो 38% रहा है। और हम यदि एक लार्ज कैप फंड देखें, मेरे लार्ज कैप, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है, तो उस पीरियड में उसकी एनएवी 54.52 से 75.09 हो गई है। अप्रोक्सीमेटली उसने सेंसेक्स के बराबर का रिटर्न जनरेट कर दिया है। सपोज ये लार्ज कैप के लिए एप्लीकेबल है, तो लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स ऑन मिड कैप आल्सो। तो हमने 15 दिसंबर 20 की वैल्यू ली हुई है, मार्केट 17,700 पे था, उस साल की फेयर वैल्यू 16,110 थी। आज मिड कैप इंडेक्स करीबन 6% कॉस्टली है फेयर वैल्यू से। तो वो ही हमने डे लिया हुआ है जब मार्केट वाज कॉस्टली अराउंड दैट मच परसेंटेज। एंड उस टाइम पे, मतलब 2020 में मिड कैप जितना कॉस्टली था जितना आज है, तो हमने वही वैल्यू ली है और आज की वैल्यू ली है। तो एक मिड कैप फंड, जैसे हमने एडलवाइस का एग्जांपल लिया कि उसकी एनवी 33 से 49 हो गई है, 33% रिटर्न दिया बीएसई मिड कैप ने इस 2 ईयर 4 मंथ्स में, और 48% रिटर्न दिया मिड एक ओपन एंडेड मिड कैप फंड ने। सेम चीज हम स्मॉल कैप में देखें, आज स्मॉल कैप करीबन 9% कॉस्टली अपनी फेयर वैल्यू से। हमने जो वैल्यू ली है 15 जनवरी 21 की, वो भी करीबन 9% कॉस्टली है उस साल की फेयर वैल्यू से, विच वॉज 16,843। मतलब जितना महंगा स्मॉल कैप आज है अपनी फेयर वैल्यू से, उतनी महंगा उस टाइम था। और आज की हम स्मॉल कैप की वैल्यू लेते हैं 26,767। तो जो स्मॉल कैप का इंडेक्स का रिटर्न है दैट इज 43%। और हम एक एसबीआई स्मॉल कैप, अगेन इसमें काफी एसआईपीज हैं इन्वेस्टर्स की, तो उसकी एनएवी 73 से 107 हुई है। उस फंड ने भी 45.92% रिटर्न जनरेट कर दिया है। तो दिस इज नॉट टू से दैट there is a guarantee that the return can be made from mutual fund, but it is only to showcase that in past, as per the fair value, जब मार्केट की वैल्यूएशन वो रही है जो आज है, तो 2 to 3 years में जो रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है दैट हैज बीन डिलीवर्ड। तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल और इम्प्रोबेबल कि यदि हम आज जिस वैल्यूएशन पे मार्केट में उसमें नेक्स्ट 2 ईयर्स में 25% रिटर्न या नेक्स्ट 3 ईयर्स में 40-45% रिटर्न एक्सपेक्टेड है फ्रॉम पास्ट डेटा, कि दैट काइंड ऑफ रिटर्न इज वेरी मच प्रोबेबल, वो आ सकता है। इट इज नॉट अ इम्पॉसिबल रिटर्न दैट वी आर लुकिंग फॉर। This we have taken only as one example, but as we have seen the data in the past for last 20 years, 25 years, since the mutual fund NAVs are applicable and available, this thing plays out almost in every cycle. We hope and expect that this time also, whatever is happening in the last 20-25 years would happen in the next 5-10 years or so. तो यदि हम फेयर वैल्यू मैट्रिक्स के हिसाब से चलते हैं, तो वी आर एट वेरी रीजनेबल levels, and we can see a reasonable upside from here in the next 3-year period. So what it means for us and for investors, जो लास्ट ईयर एक्शंस थे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट, जैसे मैंने बताया कि इन 2021 लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन इक्विटी सेविंग्स हाइब्रिड एंड
equity funds through SIP, STP mode. 10-15% allocation small cap में, 10-15% allocation international funds में किया था. This year, we feel that investors, if they allocate equity, it is a very reasonable time to allocate equity to equity or to multi-asset funds through selective lump sum and SIP, STP mode. मतलब अभी जो मार्केट लेवल्स हैं उस पर इन्वेस्टर्स लम सम भी सोच सकते हैं करने के लिए, और SIP, STP मोड तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है, बट करंट वैल्यूएशंस पे लम सम भी इन्वेस्टर्स देख सकते हैं एज एन ऑप्शन, बट कीपिंग इन माइंड दैट 6-9 months could be still volatile. So selective lump sum and then aided with SIP, STP. What investors can also consider is that in last 2 years when markets returns have been almost flat or negative, उसमें जो भी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में इक्विटी सेविंग्स बैलेंस एडवांटेज फंड्स या कुछ 1-2 फंड्स होंगे जिन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, तो दोस that rebalancing can be done at these current levels into multi caps or small caps through STP mode, wherever the client has got long time horizon and wherever he has holding capacity and the risk appetite. यदि आपको लगता है कि नहीं ठीक है मार्केट में रिटर्न्स तो बनते हैं, और तो करंट लेवल्स पे हम जो इक्विटी सेविंग्स और बैलेंस एडवांटेज है, इफ समबडी वांट्स टू डू दैट they can look into it. It's a reasonable time, reasonable valuations. 15-20% allocation to small cap funds. Small cap funds में भले ही एक साल में रिटर्न उतना एक्सपेक्टेड नहीं हो जो शायद लार्ज कैप में हो, but over the period of 3-5 years they have the potential to generate alpha, and when it comes actually it is quite attractive. So 15-20% allocation current investment, current valuations पे investors देख सकते हैं, especially through SIP, STP mode. Equity savings fund can be preferred for medium term. तो investors जो 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, they can look apart from bank FD and liquid funds etc. They can also look at equity savings funds. 1-2 साल का पैसा, 1-1.5 साल का, 6 महीने का पैसा जिसका भी है, it is suggested that investor invest that in fixed deposits or in liquid funds. That is a much better bet because next 6 months, 1 year could be reasonably volatile, just like last year. So this is about the investment opportunities. To summarize, market is fairly valued. Mix of lump sum and SIP, STPs can be preferred. Multi-assets can be used for lump sum, multi-cap, flexi cap for lump sum and SIPs, and small cap for SIPs, STPs. For medium term, like 2 to 3 year period, mix of lump sum and SIP, STPs in liquid funds, equity savings funds, and some SIP, STP can be done in multi-asset funds. To summarize, debt and conservative funds to be judiciously used for investment planning. जो नया टैक्सेशन है उसमें, और उसकी वजह से क्योंकि डेट फंड्स में भी 2 तरह के टैक्सेशन हो गए हैं, तो उसको बहुत प्लानिंग से, यदि कोई रेगुलर इनकम या मीडियम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता था पहले, तो डेट और कंजर्वेटिव फंड्स को काफ़ी जुडिशियसली यूज करना होगा, क्योंकि अब एक तरह का टैक्सेशन नहीं है, दो तरह का टैक्सेशन है 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स पे. Equity markets are fairly valued at current levels. So yes, looking at the current returns in last especially 1.5 years, it is I would say slightly painful. But the lower markets or the fairly valued markets always generate much better returns, in future, and that is how it has worked, and we believe that it should work that way. We'll hope for the best for that. And for medium and long term, equity oriented investments look attractive. So short term matlab debt या FD, medium and long term maybe hybrid equity savings and equity funds. In pure equity, one can expect 12 to 15% return over next 3-4 years. And this all data is created on the basis of the GDP growth, inflation of the country, and assuming that the top corporates deliver superior returns to the investors as compared to like
very small, very small companies. Large corporations are stable and they are able to generate a stable return over the period. So keeping that the listed space in the country, जो 800,000 companies हैं जो frequently trade होती हैं stock market पे, lot of companies are very good companies, debt-free companies, generating meaningful cash flow, meaningful profits, and we believe that 12 to 15% return over next 3-4 years, depending upon whether you invest in large cap, mid cap, or small cap, can be achieved. And that is how one can create their own portfolios. Continue investing through SIPs and staggered lump sums and equities. And for especially lump sums in like hybrid or multi-asset kind of funds, it is a reasonable time. There could be some volatility in next 6-9 months, but it is a reasonable time to invest. So thank you all. Thanks for your time. And we will open the session for question answers. You may please unmute yourself and ask your questions. Thank you. I hope मतलब जितना भी presentation था कोई तो question किसी के mind में आया होगा. Do our team members have any question? So if there is no question, shall we complete this meeting? Fine. So as there is no question, I'll conclude this meeting. Thanks everybody being here, and we hope that the new year brings, new financial year brings, much better returns to all our investors and happy faces. And thank you for being here. And till we meet next time, thank you.